हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन के बारे में, इलॉन मस्क। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली ट्विटर को टेक ओवर किया है और उसके साथ ही बहुत सारे हंगामे भी करे हैं। पहले तो उन्होंने फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल एंड सम टॉप एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया वर्क एथिक इश्यूज का एक्सक्यूज देकर। उसके बाद उन्होंने इंडियन ओरिजिन श्रीराम कृष्णन को अपॉइंट किया और अब रिसेंटली उन्होंने ऑलमोस्ट 50% वर्कफोर्स ले ऑफ कर दिए। साथ ही साथ ब्लू टिक के लिए भी $8 पर मंथ का भी चार्ज करने का प्लान रखा है। ये ब्लू टिक क्या होता है? ट्विटर पर जब भी कोई अकाउंट वेरीफाइड होता है तब उस पर ब्लू टिक लगा दिया जाता है। अब ले ऑफ की बात करते हैं। यूएसए के हेडक्वार्टर्स में ले ऑफ उन टीम्स का किया गया है जो इलेक्शन कमेटी पर काम करती हैं। इस टीम का मेजर काम ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाइड यूजर्स को ही अपने पोस्ट पब्लिश करने देंगी, वेरीफाइड कैंपेन्स ही रन किए जाएंगे और जो भी कैंपेन्स और पोस्ट होंगे वो एथिकली और कम्युनिटी गाइडलाइंस को मीट करते हुए ही पोस्ट किए जाएंगे। और इलॉन मस्क ने सबसे पहले यही टीम ले ऑफ करी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूएसए में मिड टर्म्स अब 4 दिन दूर ही हैं और उससे पहले उन्होंने ये ले ऑफ कर दिया है। इलॉन मस्क ने जब टेक ओवर किया था तो उन्होंने एक ये रीजन भी दिया था कि वो पूरे वर्ल्ड में फ्री स्पीच डिलीवर करना चाहते हैं, पर उन्होंने ये मंथली $8 चार्ज रखा है। उसकी वजह से उन्हीं का स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रहा है। अब आगे आने वाले वीडियो में ट्विटर का टेक ओवर से लेके इस ले ऑफ तक की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। इसका इंडिया से क्या रिलेशन है और इंडिया पर इस पर क्या इम्पैक्ट है, क्योंकि ले ऑफ तो इंडिया में भी हुए हैं। साथ ही पाकिस्तान का भी इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी आपको सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसे बहुत सारे कंटेंट के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें। पहली बार हमें ये बिल्कुल वाज़ेह तौर से बिल्कुल क्लियरिटी समझनी चाहिए कि ट्विटर है क्या। ट्विटर की कहानी है, ट्विटर इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल टूल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल टूल अभी धरती पे ऑन प्लेनेट अर्थ कोई नहीं है। इसका सीधा सीधा लोगों का परसेप्शन बिल्ड करने में, इलेक्शंस में हर जगह इंटरफेरेंस है इसका। अब आप देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर करता था, ये बात जग जाहिर है, खुली है, सबको पता है। तो ट्विटर जो है ये बहुत पावरफुल पॉलिटिकल टूल बन चुका है। देखिए आरजू जी, अगर आप देखें 44 बिलियन में, आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है ट्विटर में 2 बिलियन एक साल का लॉस है, यानी कि क्वार्टर का 500 मिलियन, यानी कि दिन का 5 से ज्यादा मिलियन, यानी कि 1 घंटे का करीब $1,00,000 का लॉस है, मोटा मोटा मैं बात करूं तो उससे भी ज्यादा का डॉलर। 5 मिलियन तो दिन का है, 5 मिलियन हो गए 50 लाख, 50 लाख तो दिन, तो मतलब $10,00,000 करीब करीब घंटे का लॉस है। मुझे तो कैलकुलेशन ही मैं भूल गया। तो अब आप सोचेंगे इस ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ले कौन रहा है, इस पे कहानी क्या है, किसी काम की है। देखिए आरजू जी, सीधी सी बात है, यहाँ बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे। चाइना की हमेशा से नजर थी ट्विटर पे। चाइना ट्विटर को एक्वायर करना चाहता था, खुद यूज नहीं करता, खुद बैन कर रखा है, ताकि वो दुनिया में जो भी डेमोक्रेसीज है उनमें ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सके। पहले जो ट्विटर की फंडिंग आती थी चाइना से आती थी काफी। फिर इसमें जब चाइना का एंगल दिखने लगा तो चाइना को लगा यार ऐसे बात बनेगी नहीं। पहले आपने देखा होगा जैक डॉर्सी था, जैक डॉर्सी की पूरी लेफ्टिस्ट इमेज थी, उसको हटा के पराग अग्रवाल को लड़ा लाया। पराग अग्रवाल की एक न्यूट्रल सी इमेज सी, बात बनी नहीं। तब से ट्विटर को खरीदने बेचने की बातें चली। अब खरीदने बेचने की बातें चले, चाइना को ट्विटर चाहिए पर चाइना का नाम नहीं चाहिए। अगर ये चाइना का नाम लग जाएगा उस दिन ये खत्म है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे खड़ा किया एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क कौन है? दुनिया का रईस आदमी। पर एलॉन मस्क की अगर आप कहानी देखे तो मैंने आपको आर्टिकल भी दिया था, हमारा न्यू एज पॉलिटिकल पॉन्स जो मैंने गार्डियन में लिखा था। एलॉन मस्क क्या था? एलॉन मस्क, जब ये कहानी ऐसे शुरू होती है आरजू जी, करीब 4-5 साल पहले ये नाटक कर रहा था, मैं बेंगलोर में प्लाट लगा, बीजिंग में लगा, मुझे इलेक्ट्रिक कार बनानी, ये करना वो करना। तो फिर इसने बोला नहीं मैं बीजिंग में लगा रहा हूँ। अब जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो 3 स्टेज पे चलती है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कहानी लंबी है। पहला स्टेज होता है उनका एंटाइजमेंट, लोगों को दाना डालना। दूसरा होता है एंट्रैपमेंट, लोगों को फंसाना। तीसरा होता है एंड गेम। तो इलॉन मस्क पूरे इस स्टेज में फंस चुका है। जब वो बीजिंग गया, सब कुछ गया, उसने कारखाना लगाया। उसने क्या किया, जैसे उसने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की, उसने यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। धीरे धीरे सारी मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में लाया। पहले उसकी 30% सेल चाइना में आने लगी, फिर धीरे धीरे सेल बढ़ गई 50% चाइना से। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, इसका पेज टाइट कर दिया। बोला तुम्हारी गाड़ी में ऑटो पायलट में दिक्कत है और बेल्ट में प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स यूरोप और यूएस में भी आई थी। सेल्स थी 18,000 यूनिट, फिर आरजू जी सेल्स गई करीब 34,000 यूनिट, फिर गई 54,000 यूनिट। जैसे ये करीब इसको 50% पे जब सेल चाइना पे रोका गया, इसका सबसे बड़ा मार्केट निकल गया। एलॉन मस्क लॉस मोर देन 30% ऑफ हिज नेटवर्थ।
ये लास्ट ईयर Q1 Q2 की बात है, Q1 Q2 2021। और तभी जब इसका पूरा टाइट खेल गया तो ये फंस चुका था, ये चाइना की पॉलिसी में फंस चुका था। तभी ये सीसीपी के कसीदे गाने लगा, सीसीपी की तारीफें करने लगा, चाइनीज युआन को सपोर्ट करने लगा, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने लगा। हमारी नजर तो घूमी थी ऐसा क्यों कर रहा है। उसी दौरान इसने ट्विटर पे एक लड़ाई शुरू की। लड़ाई पे शुरू इसने की आरजू जी, ये कहता है कि मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ और ये मोदी जी से मुझे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे, और ये जो हमारे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट से एकदम कूद गए, अब हमारे यहाँ से हमारे यहाँ, जैसे वो भूल जाते कि वो स्टेट इंडिया में नहीं है, उन्हें लगता है वो दूसरी कंट्री है। तो मैंने सोचा यार अगर इसको काम करना तो मंत्री जी से मिले, निर्मला जी से मिले, ये ट्विटर पे क्या खेल खेल रहा है, तो सोचना पड़ेगा इस पे। हमारे नेशनल टीवी पे इस पे डिबेट थी प्राइम टाइम पे, मैं भी था, दो चार इधर उधर के भी थे सीपीएम सपोर्टर वगैरह ये सब। और सबसे बड़ा सपोर्ट इसको कौन कर था, ममता दीदी, जिन्होंने नैनो का कारखाना बंद करवाया। नैनो की एक ही कार दुनिया में फेल हुई है, क्राटा की नैनो, और उसका पूरा क्रेडिट ममता दीदी को जाता है, दुकान बंद करा दी वहां से। एनीवे, अब ये क्या कह रहा था, मैं आपको गेम प्लान समझाता हूँ। और ये 2021 की बात है, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, आरजू जी मैं आपको भेज दूंगा, वो आर्टिकल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाएगा, कोई चाहे तो पढ़ लो उसको पूरे डिटेल। अब हुआ क्या कि 2021 में इन्होंने आरजू जी क्या किया, ये कहता था मैं चाइना में गाड़ी बनाऊंगा पूरी और इंडिया में लाऊंगा, तुम मेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी हटा लो। हमने कहा भाई तेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों हटाया, अगर आप बाहर से गाड़ी लाते हो तो 125-150% इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया में, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ ये बनाइए मेक इन इंडिया, बाकी दुनिया के हर छोटा बड़ा मैन्युफैक्चर इंडिया में बना रहा, तू क्यों लाएगा। कहता तुम्हें ईवी चाहिए, हमने कहा तेरी ईवी नहीं चाहिए, बहुत पड़ी है हमारे पास, हम तो आज बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास बायोगैस पावर्ड भी है, सोलर भी है, ग्रीन हाइड्रोजन भी, सब अल्टरनेट एनर्जी के जितने भी सोर्सेज है इंडिया में आ रहे हैं। और टोयोटा ऑलरेडी गाड़ी ला चुका जो हाइब्रिड इंजन पे चल रही है, इथेनॉल या पेट्रोल दोनों में से किसी पे चलेगी। तो इसका गेम प्लान क्या था, ये चाहता था कि हम इसको ड्यूटी एग्जम्पशन दें। अब ड्यूटी एग्जम्पशन देते बाकी भी मांगते, हमें भी तो कोई वियतनाम में बना था, कोई थाईलैंड में बना था, इंडिया में क्यों बनाएगा। अच्छा नहीं देते तो कोई भी कोर्ट में चला जाता, ड्यूटी एग्जम्पशन लेता, भाई इसको दिया हमें भी दे दो, बिकॉज इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। ठीक है जी। अब क्या करता है, जैसे ही आप ये गाड़ियां इसके हाथ पैर जमते, एक टाइम ये एकदम 30% मार्केट गिरा देता, प्राइस गिरा देता। सीसीबी का प्लान ये था, पैसे देंगे मार्केट गिरा देगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑटोमोबाइल की मैडम 7.5% जीडीपी को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कार्स की 7.5% जीडीपी को कंट्रोल करता है और मिलियंस ऑफ जॉब्स देता है, और इसका सीएजीआर केवल 8-10% है, विच इज वेरी वेरी हाई। तो तरीका था कि रोड तो नितिन गडकरी जी बनाएंगे, पैसे मोदी जी दे देंगे, निर्मला जी खजाने में से दे देगी, पर गाड़ी चाइना से आएगी। इंडिया की ईवीज की डिपेंडेंस चाइना पे करना है। वैसे ही इन्होंने कोशिश की थी हमारे पेमेंट मार्केट में, कुछ अमेरिकन कंपनीज और कुछ चाइना के जो फ्रंट यहाँ की कंपनीज है उनके थ्रू इंडिया का मार्केट कैप्चर करे, पर मोदी जी ने तब यूपीए और बीम लाए थे और इनके इरादे पस्त हो गए थे। अब यही काम करना था। तो लकली मैं जब डिबेट पे गया तो मैं पूरा तैयार होकर गया, मैंने सारा डाटा देखा और फिर मैंने नेशनल टीवी पे बताया। और देखिए एलॉन मस्क के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, पर हमें कोई चिंता है नहीं, जहाँ देश की बात आती है कोई भी हो। और फिर मैंने ये आर्टिकल लिखा आरजू जी, इसमें सारी चीजें डिटेल आउट की, और मैंने ये आर्टिकल मोदी जी को, निर्मला जी को, एचएमओ को और जितने भी लोग इंपॉर्टेंट है सबको टैग किया, बाकायदा भेजा। और गार्डियन ने मेरा आर्टिकल छापा विदाउट एनी एडिट, एक लाइन उन्होंने एडिट नहीं की। और हुआ क्या, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, 10 या 12 दिन बाद इंडिया की पॉलिसी बोला यहाँ कोई ड्यूटी कम नहीं होगा, अगर तुझे मैन्युफैक्चर करनी, तुझे $1 बिलियन का स्पेयर पहले लोकली खरीदना पड़ेगा, सो दैट वी नो योर इंटेंशंस आर व्हाट। जैसे बोला मैं मुझे यहाँ नहीं है, हमने कहा भाई हमें तेरी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है, वी आर द बिगेस्ट टीवी मार्केट इन द वर्ल्ड। तो तब से ये चाइना के रस्से कशे में फंस गया, मतलब चाइना से जहां चाहे वहां घुमाए। और इसी को यूज किया गया ट्विटर के एक्विजिशन के लिए। पहले जब इसको यूज किया गया तो चाइना ने बोला हम पैसे देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों। तब खबर यही थी जेपी मॉर्गन वगैरह बैंक पैसे दे रहा, मैडम बैंक लॉस मेकिंग एंटिटी के तो पैसे नहीं देता। अब रहा वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे देगा, अगर वो 44 बिलियन की वैल्यूएशन में एंटर करेगा, इसकी कोई 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन थोड़ी ना होगी तो एग्जिट करेगा, वो तो किसी की है ही नहीं दुनिया में। अगर 8 ट्रिलियन पे भी एग्जिट करेगा, इतना पैसा लगाना एट डबल द वैल्यूएशन इज 100%, कोई भी चीज में पैसा नहीं लगाएगा। बैंक पैसे लगा नहीं रहा, वीसी पैसे लगा नहीं रहा, तो पैसे आ कहां से रहे। पैसे लगाने वाला एक ही बचा फिर, शी जिनपिंग। और जब शी जिनपिंग जब चाइना में मेल्ट डाउन आया तो फिर इसने बहाने बनाने शुरू कर दिए, नहीं मैं नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, लीगल ये सब चलता रहा। उसके बाद क्या होता है अर्जुन जी, जैसे पॉलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग की 3rd टर्म पक्की होती है, यहाँ खबरें आने लगती है ट्विटर का हिसाब किताब बन रहा है, और वहां खबर आती है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से बातें करने लगते हैं,
होजिनटाओ को उठा के निकाला जाता है सीसीबी अधिवेशन से। तो ये सब चीजें जब हुई तो अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने रिसर्च किया, कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है, 50% पैसा चाइना ने लगाया, 30% पैसा डीप स्टेट से आया और 20% पैसा एलॉन मस्क ने लगाया। क्योंकि एलॉन मस्क के पास पैसे आने का एक ही तरीका, अगर वो टेस्ला के शेयर बेचे। अगर वो टेस्ला के शेयर बेचता तो मार्केट में पता लगती, शेयर तो उसने बेचे नहीं। $44 बिलियन लाने का तरीका है, बैंक देगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं, वीसी लगाएगा नहीं, तो पैसा तो कहीं से है। अब चाइना की मंशा क्या है? हमारा 2024 का आने वाला इलेक्शन, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 साल बाद इलेक्शन है। 2 बड़ी डेमोक्रेसीज है, कॉर्ड में हर जगह साथ आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? बीजेपी को रोकना, मोदी को रोकना है, और वहां ट्रंप को आने नहीं देना है, ये मंशा है। डेमोक्रेसीज में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनके टूल को यूज करके उनकी वाट लगानी, ये शिंजो ने उन्हें सिखाया था। तो ये आप कहानी हो गई इसकी। तो ये सारा चीज है, ये सारी चीजें, ये सेटिंग बैठी है, क्योंकि इसमें आप पैसा कमा नहीं सकते। 2 बिलियन का लॉस है। तो मान लीजिए आरजू जी, आप ले रहे हो 44 बिलियन दे रहे हो, और क्या 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 ले कह रहे आरजू काजमी और सुमित पीर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मैं 44 बिलियन लगा रहा हूँ। आपको कोई 1 बिलियन नहीं दे रहा। श्रीलंका को किसी ने 1 बिलियन नहीं दिया, बच्चे मरे पाकिस्तान में, 1 बिलियन कोई नहीं दे रहा। वहां 44 बिलियन किसके लिए लगा रहे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। आप सोचिएगा। और तब कहाँ लग रहा हूँ? जिसमें 2 बिलियन मुझे हर साल लगाना है, 500 मिलियन का मुझे कैश चाहिए। तो ये पॉलिटिकल, देखिए इसका इकोनॉमिक सेंस नहीं हो सकता, इट कैन नेवर मेक मनी। हाँ, इसका पॉलिटिकल यूटिलिटी जरूर है। और इतना बड़ा खेल सिर्फ खेलने वाला दुनिया में एक मुल्क है, इंडिया खेलेगा नहीं, अमेरिका का इंटरेस्ट है नहीं, तो बचता है चाइना। और डीप स्टेट, आप जानते हैं डीप स्टेट कहाँ फैसला हुआ। डीप स्टेट में हर तरह के खिलाड़ी है। ये जब ये चीज होती है, अब आता है दूसरा फेज। अब इसने एक्वायर के लिए सबसे पहले इसने पराग अग्रवाल को फायर कर दिया, विजया गडे को फायर कर दिया, जो लीडर थी, और इसने सुर्रा फेंका, भाई डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहा। ट्रंप ने पहले, और ये मैं किसी चैनल पे, नेशनल टीवी पे कह चुका था, ट्रंप वापस नहीं गया, उसका अपना ट्रूथ ऐप है, ही विल नॉट कम बैक टू ट्विटर, वो ट्विटर में आया नहीं। आरजू जी, आगे बात बढ़ती है, तो जब पराग अग्रवाल को फायर किया, सर उसे रिपैट्रिएशन पैकेज भी नहीं रहे, बोले तेरे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ है, ये है वो है, ये सब कहानी डाल के उसे कल्टी कर दिया। अब फिर काफी चलो पे मैं गया था इस बात पे, तो मुझे पूछ रहे हैं कि इंडियन ओरिजिन के बंदे को क्यों ले रहा है। मेरा, आप वीडियो खोलिएगा, आपके पाकिस्तान के चैनल है, और हमारे कुछ जो यार दोस्त है हमारे सर्किल में, उनके चैनल है। मैंने डिक्लेयर किया था, मैंने कहा भाई ही विल यूज द इंडियन, मेरे ट्विटर पे भी है, मैंने कहा ही विल यूज द इंडियन सीईओ टू डू द डर्टी जॉब। इसको फायरिंग करवानी ये इंडियन सीईओ से करेगा। क्यों? इंडियन सीईओज का नाम है भी फॉर गुड थिंग, सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, ये डॉक्टर, ये हमारे जनरल डायनामिक्स वाले डॉक्टर विवेक लाल, अच्छी चीजों में इंडिया नाम का था। तो अब एक इंडियन को निकाला, फिर दूसरे को यूज किया, किसके लिए? अब देखो, ट्रंप वाला केस भी इसने किस पे डाला? विजया गड्ढे और पराग अग्रवाल पे। टेक्निकली ये एक चाल हो रही है। अब दूसरे को लड़ कर भाई फायर कर लो। ट्विटर इंडिया में से 50% से ज्यादा लोग फायर कर लिए। अभी यूएस में शायद इनका 7,000 का टोटल स्टाफ है, 5,000 लोग को फायर कर रहा है, इसके खिलाफ लॉ सूट हो रहा है। अब आरजू जी, कोई $44 बिलियन लगा रहा, 2 बिलियन का लॉस क्या कंपनी को सुहा करने के लिए लगा रहा? कंपनी को बर्बाद करने के लिए लगाएगा क्या? जहाँ 44 बिलियन इसके पास देने को 6 महीने तनख्वाह नहीं दे सकता। और इसको कोई मतलब नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, इसको चाहिए ट्विटर का डाटा खेल खेलने के लिए। और आप देख रहे दिल्ली के दंगे में 800 फर्जी हैंडल चल रहे थे पाकिस्तान से। और अभी आपने देखा नियाजी साहब ने क्या वीडियो ट्वीट किया था, बांग्लादेश का वीडियो क्या बोला, ये है कश्मीर का, राइट। एक पैलेस्टीन का वीडियो आपके यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने क्या बोला, ये है कश्मीर का। यही मैं आपके बड़े चीज बता रहा हूँ जो सबको पता है। ट्विटर पे अब यहाँ पे इसने फायरिंग शुरू कर दी, हाई तो वह मच जाएगी। अब आप बोलेंगे $8 क्यों मांग रहा है? $8 आरजू जी इसने मांग रहा है, इसको कंपनी चलानी नहीं, इसको डाटा चाहिए। इसने एक और चीज कर ली। पहले क्या होता था, जैक डॉर्सी पे बात होती थी या पराग अग्रवाल पे, अब उसने बोला एक बहुत बड़ा विचार मंडल बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे, वो उसका अध्ययन, मनन और चिंतन करेगी, वो कंटेंट फिल्ट्रेशन करेगी। पहले की डेट में ये बताए तुम प्लेटफॉर्म हो या पब्लिशर हो। अगर तुम प्लेटफॉर्म हो तो बोल दो, पब्लिशर हो तो बोल दो। अगर तुम पब्लिशर हो तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे निकाल सकते हो? प्लेटफॉर्म हो तो ब्लू टिक की तो जरूरत ही नहीं फिर। अब ये क्या करेगा इसके, देखिए आपने अच्छा $8 क्यों मांग रहा? $8 से कुछ नहीं होगा। $8 से क्या होगा? इस कंपनी में कुछ नहीं होगा। $8 इसने मांग रहा कि दुनिया में से 80% लोग ये पैसे देंगे नहीं, और हमें चाहिए नहीं ब्लू टिक। भाई आपसे आज गूगल पैसे मांगे, फेसबुक पैसे मांगे, आप बोलोगे हमें चाहिए नहीं, भाई रख ले, मैं नहीं चाहिए। मगर ब्लू टिक के भी सही है, एग्जैक्टली नहीं चाहिए ब्लू टिक, हमारा काम चल रहा है। अब ब्लू टिक से क्या होता है, जैसे कल को आपके नाम से कोई कंटेंट डल गया, आपको ब्लू टिक अकाउंट है, मैं बोलूंगा आरजू काजमी का ब्लू टिक अकाउंट है यार, यू आर रिस्पांसिबल, तुमने कैसे डालने दिया। अब क्या होगा, जब ब्लू टिक हट जाएगा तो मैं आरजू काजमी की फोटो लगा के मैं कंटेंट डाल दूं आपके नाम से, क्या हो गया? फिर इनको यही तो चाहिए, इनको एनआरकी चाहिए, इनको जो प्रोपेगेंडा फैलानी है उसके लिए ब्लू टिक इज अ हिंड्रेंस, ये इसीलिए उस पर पैसे मांग रहे हैं।
आप देखिए 44 बिलियन में मैं कंपनी खरीद रहा हूँ, आज के लोगों को निकाल रहा हूँ। 44 बिलियन में मैं कंपनी खरीद रहा हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। 44 बिलियन में कंपनी खरीद रहा हूँ और आते ही क्या कर रहा हूँ, मुझसे तुम ब्लूटूथ के पैसे लो। अगर काम करना हो, मैं बोलूंगा मैं सबके अकाउंट वेरीफाई करूंगा, मुझे आप $1 साल का दो, सो दैट जस्ट एज अ सर्मोनियल फीस। अगर जितने ट्विटर के आप देखिए कितने यूजर, अगर वो $1 साल के दे, दैट मेक्स मोर मनी देन कलेक्टिंग $8 फ्रॉम ब्लूटूथ यूजर्स। क्योंकि बिजनेस यहाँ करना नहीं, क्या चाइना का प्लान चलाना है, चाइना की यहाँ गेम चलाना है। हमारा इलेक्शन आने वाला है, मोदी जी वाला 2024 का, वहाँ यूएस में इलेक्शन आने वाला, निशाने पे ही है। और हर डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेसी निशाने पे हैं। क्या ये कहना गलत होगा आईसिस की सारी रिक्रूटमेंट ट्विटर से हो रही है? क्या ये कहना गलत होगा कि आईसिस खुरासान, ये तालिबान वाले सारे ट्विटर पे, अर्दोगन उसका सारा एजेंडा ट्विटर पे चलता है। ट्विटर पे तो आज ट्रेनिंग हो रही है लोगों की, ये सब पता है, सबको पता है आईसिस की रिक्रूटमेंट कहाँ से, ट्रेनिंग कहाँ से हुई। तो ये जो बहुत शरीफ लोग हैं दुनिया के, ये हैं। और मेरा अकाउंट 2 बार ब्लॉक किया था, बाय द वे, आपको पता ही है। अब पता नहीं मैं उतना बड़ा टेररिस्ट हूँ, मैं आईसिस से खतरनाक हूँ क्या, मुझे नहीं पता। तो ये यहाँ पे पूरा एजेंडा चल रहा है। लास्ट टाइम जैक डॉर्सी तो ब्राह्मणिकल पेरार कुछ, तो वो लोग तो फंस गए ना सर, जिनका ब्लू टिक है वो बेचारों को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। हम लोग तो खैर हमारे है ही नहीं, तो उनकी मर्जी है, करे ना करे। देखिए नहीं करेंगे तो ये हटा नहीं देंगे, अगर नहीं करेंगे तो ब्लू टिक हटा दें। वो तो चाहता है लोगों की हटे, ताकि यहाँ ये जो अराजकता मचे। देखिए ये $44 बिलियन का इम्पैक्ट है। 5 साल बाद ट्विटर की कोई लाइफ नहीं, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ। हमारा कू ऑलरेडी चल रहा है। देखिए ट्विटर पे मेरे 6-7 हजार फॉलोवर है, कू पे मेरे 35,000 फॉलोवर हो गए। मैंने कुछ नहीं किया, 1 साल हो गया कू ज्वाइन किया। और इन शॉर्ट जो हमारा पब्लिक ऐप है, जो हमारा इंडियन ऑप्शन टू गूगल यूट्यूब है, उसमें 7.5 लाख फॉलोवर है मेरे। तो मैं आपको कह रहा हूँ, सेम कंटेंट यहाँ डालता हूँ, 100 व्यू आते, सेम कंटेंट वहां डालता हूँ, 5.2 मिलियन व्यूज तक गए मेरी वीडियो, इंग्लिश के वीडियो। आपने भी देखे हमारे कुछ पुराने वीडियो जो आपके साथ किए थे, 1-1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लेते हैं। तो ये जो बहुत बड़ी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, एंड दिस इज सब्सटेंशिएटेड बाय फैक्ट। जो इलॉन मस्क वाला आर्टिकल है वो डिस्क्रिप्शन में लगाइए, पीपल कैन सी। ये मैंने 2021 में बोला था, ये आज मैं नहीं बोल रहा। एज यूजुअल मैं ये नहीं बोला कि आज मैं 3 रिपोर्ट पढ़ के, 3 आर्टिकल पढ़ के हाँ ये ऐसा हो रहा है। आई हैड प्रेडिक्टेड दिस विद फैक्ट्स, फिगर्स एंड डाटा